जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश और खुशहाल होंगे, अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे दान पत्र और सिक्कों के बारे में। साथ ही साथ जो खाता बहियाँ हैं, जो पुराने समय में खाता बहियाँ चलती थी, उनके बारे में भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे दान पत्र के बारे में कि दान पत्र होता क्या है। ताम्रपत्र और दान पत्र दोनों सेम ही है, क्योंकि पुराने समय में जब भी कोई राजा महाराजा दान करता था तो वो अपने इस इतिहास को तांबे के एक परत पर लिखा देता था ताकि वो मिटे नहीं, क्योंकि कागज वगैरह जो होते हैं उन पे लिखा हुआ तो मिट जाता है, लेकिन तांबे या धातु पर किसी पर लिखा हुआ वो आसानी से नहीं मिटता। तो उसको अमिट बनाने के लिए तांबे की एक चादर पर अपने इस दान किए हुए इतिहास को वो लिखा देता था ताकि आगे लंबे समय तक ये बना रहे। उसी को ही ताम्रपत्र के नाम से जानते हैं, जिसमें दान पुण्यों का उल्लेख मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट दान पत्र हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम की दृष्टि से भी ये दान पत्र या ताम्रपत्र इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो ताम्रपत्र है या दान पत्र है वो है दुलेव का। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। दुलेव दान पत्र जो कि 679 ईस्वी में ये दान पत्र लिखा गया था, और ये किष्किंधा, जिसे कल्याणपुरी के नाम से भी जानते हैं, इसके महाराजा के बारे में बताया गया है कि इसकी जो महाराजा भेटी हुआ करते थे, ये अपने जो महामात्र हैं, यानी कि अपने जो मंत्री वगैरह जो मतलब शिष्य हैं उनके, जो कि धर्म का प्रसार करते थे, इनको अवगत कराया कि आप लोग क्या है, बप्पा दपी के श्रेयार्थ और धर्मार्थ उब्बारक नाम का गांव को भट्टी नामक एक ब्राह्मण को दान में दिया था। यानी कि ये गांव है गांव का नाम क्या है, उब्बारक। इस उब्बारक गांव को उन्होंने एक ब्राह्मण को दिया था, भट्टी नाग। तो दान की बात की गई है तो इसलिए इन्होंने इनको ताम्रपत्र पे लिखा दिया है। किसके समय का है, महाराज भेटी के समय का है। और महाराज भेटी कौन थे, ये किष्किंधा यानी कल्याणपुर के महाराज रहे थे। अगले जो ताम्रपत्र है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार भी पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट ताम्रपत्र है ब्रोच गुजर ताम्रपत्र। गुजर ताम्रपत्र 978। एक बार मैं उसको याद है कि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुषाण को यूची जाति का किस ताम्रपत्र के आधार पर यह बताया गया है कि कुषाण जो थे ये यूएची जाति के थे, तो वो है ब्रोच गुजर ताम्रपत्र। इसी में ही बताया गया है, यानी कि कहीं न कहीं यहाँ गुजर जाति से संबंधित ये ताम्रपत्र है, क्योंकि ब्रोच गुजर शब्द आ रहा है, तो गुजर शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं ये ताम्रपत्र गुजर कबीले से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि जो सप्त सैंधव भारत है, जो सिंधु के आसपास का जो भारत है, यहाँ गंगा से कावेरी तक का अभियान का वर्णन है। सप्त सैंधवों का कहाँ से कहाँ तक का अभियान किया था इन्होंने, गंगा कावेरी तक का अभियान जो हुआ था, ये किस में बताया गया है, ब्रोच गुजर ताम्रपत्रों ने। किन्होंने किया था, गुजर कबीला। इसके अलावा कनिंघम ने कुषाणों को यूची जाति का माना, किसके आधार पर, ब्रोच गुजर। ये ऐसा लिखा गया है कि जो कुषाण थे ये यूएची जाति के थे, और ये बताया किसने था, कनिंघम ने बताया था।
अगला जो इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट ही ताम्रपत्र लिए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला जो ताम्रपत्र है चीकली ताम्रपत्र, जो कि 1483 ईस्वी में ये ताम्रपत्र लिखा गया था। ये किसानों पर जो लाग बाग लगती थी, कर वगैरह रखते थे, इनके बारे में बताता है। इसके अलावा इसमें कृषि का भी वर्णन किया है। जो विभिन्न जाति के लोग थे, पटेल है, सुथार है, ब्राह्मण है, तो उनके द्वारा जो खेती की जाती थी उनका भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है। ताम्रपत्र में कुछ दान वगैरह का ही नहीं, बाकी वहाँ की स्थिति का भी पता चलता है, तो इसमें लाग बाग का पता चलता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ताम्रपत्र वैसे तो दान पुण्य कराने के बाद लिखे जाते हैं। कोई भी राजा महाराजा जब दान पुण्य करता था उन्हीं को ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवाता था, लेकिन यहाँ लाग बाग के बारे में बताया तो इसलिए ये थोड़ा अलग पड़ जाता है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। चीकली ताम्रपत्र। अगला जो ताम्रपत्र है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व ताम्रपत्र। ये पूर्व ताम्रपत्र रानी कर्मावती से संबंधित है कि रानी कर्मावती जो कि महाराणा विक्रमादित्य के समय की थी, रानी कर्मावती जिसको जो संग्राम सिंह की पत्नी थी, रानी कर्मावती ने जब जौहर में प्रवेश किया था तो इससे पहले इन्होंने कुछ भूमि ब्राह्मणों को दान की थी। तो इसकी जानकारी हमको पूर्व ताम्रपत्र से मिलती है 1535 ईस्वी में। इसके अलावा जौहर करने से पहले ये कार्य किया था भूमि अनुदान का, तो हमें जौहर प्रथा की जानकारी भी इसमें देखने को मिलती है। तो चूंकि रानी कर्मावती ने जो जौहर है ये चित्तौड़ के दूसरे साके में किया था, जो चित्तौड़ के दूसरे साके का जो समय निर्धारित होता है वो भी इसी पूर्व ताम्रपत्र से निर्धारित किया जाता है। तो तीन बातें यहाँ ध्यान रखनी है। एक तो ये ताम्रपत्र रानी कर्मावती से संबंधित है, भूमि अनुदान की जानकारी देता है, जौहर प्रथा से संबंधित है, और इसके अलावा चित्तौड़ के दूसरे शाखे का ये वर्णन इसका समय निर्धारित करता है। अगला जो ताम्रपत्र है ये है खेरादा ताम्रपत्र। खेरादा ताम्रपत्र ये महाराणा कुंभा से संबंधित है, यानी कुंभा के समय का ये ताम्रपत्र है, और यहाँ कुंभा के द्वारा प्रायश्चित किया गया था एकलिंग जी में। ये बताया गया है, दान किया है, खेतों का दान किया है। इसके अलावा कुंभा के समय जो मुद्राएं प्रचलित थी, वहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो इसका वर्णन भी इस खेरोदे ताम्रपत्र में मिलता है। बेसिकली दान का तो सभी में मिलता है, एक चीकली ताम्रपत्र को छोड़ करके चीकली में लाग बाग का पता चलता है। तो खेरोदा ताम्रपत्र किससे संबंधित है? महाराणा कुंभा के समय का ये ताम्रपत्र है। तो ये तो थे प्रमुख ताम्रपत्र जो कि दान पत्र के नाम से भी जानते हैं। जो भी राजा महाराजा दान किया करते थे तो वो अपनी स्थिति को, वो अपने इतिहास को ताम्र के पत्रे पर उत्कीर्ण करवा देते थे। वैसे तो और भी ताम्रपत्र हैं, उनका आप नाम याद रखना चाहो तो रख सकते हो। जैसे कि आहार का ताम्रपत्र हुआ, ये शासकों की जानकारी देता है। आहार का जो ताम्रपत्र है जो कि 1206 ईस्वी में लिखा गया था, ये गुजरात के शासकों की जानकारी देता है, और गुजरात के शासक मूल राज से और भीमदेव सेकंड तक के शासकों की ये जानकारी देता है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने यहाँ आपको बता दिया। इतना आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा, क्योंकि ताम्रपत्र से क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। एक तो चीकली ताम्रपत्र याद रखना, दूसरा पूर्व ताम्रपत्र याद रखना है, और धुलेब या खैरोदा ये भी आप याद रख सकते हो। बाकी और इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्कों के बारे में याद करने से पहले कुछ एक सिक्के के संबंधित जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सिक्कों से
हमें उस समय के राजा महाराजाओं की शासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में पता चलता है। क्योंकि आज आप देख लो कि जो कॉइन्स है, पुराने समय में ऐसे कोई बैंक तो हुआ नहीं करती थी, तो राजा महाराजा क्या है, टकसाल का निर्माण करते थे और वहीं से सिक्कों को ढालने की प्रक्रिया चलाते थे और उसी को मार्केट में सरवाइव कराते थे। कोई भी वस्तु खरीदने बेचने के लिए उन्हीं का ही उपयोग कराते थे। ऐसे 1000-2000 रुपए के नोट उस समय नहीं हुआ करते थे। तो सिक्के जो हमें प्राचीन इतिहास की भी जानकारी देते हैं। सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ये एक पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता था, न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिक्कों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सिक्के जो है, खुदाई के दौरान हमें सिक्के मिलते हैं, जैसे कि कोई सभ्यताएं वगैरह मिलती है तो वहाँ पे हमें सिक्के देखने को मिले हैं। आपने देखा होगा कि राजस्थान में बहुत सारी सभ्यताएं देखने को मिलती है। तो उस समय जब खुदाई करते हैं तो वहाँ पे सिक्के भी मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाती है। अब ये सिक्के जो है वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले जो सिक्के मिले थे वो हाथ सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है उनको। भारत के संदर्भ में बात करूं कि सिक्के जो मिले थे ये कैसे मिले थे, पंचमार्क सिक्के, क्योंकि इन पर 5 अलग अलग प्रकार की वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। इस कारण से इनको पंचमार्क सिक्के कहा गया। क्योंकि ये खंडित अवस्था में मिलती हैं तो इनको आहत मुद्राएं के नाम से भी जानते हैं। नहीं, सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं भारत में वो आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के होते हैं। इन पर लिखा कुछ नहीं होता, आकृतियां बनी रहती है जिसमें पशु पक्षी हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है। अधिकतर देखा गया कि जो पंचमार्क सिक्के हैं इनमें 5 आकृतियां उभरी हुई है, जैसे कि पेड़ हुआ, सांड, मछली, अर्धचंद्र, हाथी। ऐसी आकृति इन सिक्कों में उकेरित की गई है। ये पंचमार्क नाम इन्हें जेम्स प्रिंसेप के द्वारा दिया गया था। जेम्स प्रिंसेप ने सोचा कि इस पर 5 आकृतियां उत्कीर्ण है तो हम इसको पंचमार्क नाम दे देते हैं। कई जगह ये बताया गया है क्योंकि ये पंच करके इस पर मार्क बनाया गया है, इस कारण से इनको पंचमार्क कहते हैं। कुल मिलाकर ये है कि जो भारत में प्राचीनतम सिक्के हैं उनको पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। राजस्थान के संदर्भ में बात करें, जो सबसे पुराने पंचमार्क सिक्के हैं ये सीकर से प्राप्त हुए हैं। सीकर में एक जगह पड़ती है गुरारा गांव, यहां से 2744 पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों से संबंधित एक इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको दे दूं कि सिक्कों का जो अध्ययन किया हुआ था ये केब के द्वारा किया था और केब ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है, केब के द्वारा लिखी गई पुस्तक द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। यानी कि राजपूताना में, यानी कि राजस्थान में, जिसको पुराने समय में राजपूताना कहते थे, उसमें करेंसी का जो अध्ययन किया था, द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना, तो इसके बारे में किताब ही लिख दी थी केब ने। तो 1893 में ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी। तो अभी हम बात कर रहे थे पंचमार्क सिक्के में भारत में सबसे प्राचीनतम जो सिक्के हैं वो कैसे पंचमार्क, इनका कोई निश्चित आकार भी नहीं होता था। और कौटिल्य ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, इसमें इनका नाम भी दिया था कि इनको पण या कासारपण भी कहा जा सकता है।
और पंचमार्क अधिकतर चांदी धातु के होते थे। तो पंचमार्क सिक्के किस धातु के होते थे? पंचमार्क के लिए। और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में पण या कासारपण इनका नाम दिया हुआ था। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो देखो, धातुएं 3 प्रकार की, ये सोने की हो सकती है, चांदी की हो सकती है और तांबे की हो सकती है। तो अलग अलग शासकों ने अलग अलग प्रकार के सिक्के जारी किए थे। जैसे कि जो सोने के सिक्के हैं भारत में, वो इंडो ग्रीक यानी भारतीय यवन लोगों शासकों ने जारी किए थे। चांदी के सिक्के शकों ने जारी किए थे। और शीशे या प्रोटीन के सिक्के हैं, ये सातवाहन शासकों ने चलाए थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि किन किन शासकों के द्वारा कौन कौन से सिक्के चलाए गए थे। थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट बात और है कि सिक्के पर पहले कोई लेख नहीं रहता था, लेकिन बाद में इन पर लेख भी लिखने लग गए और उसमें तिथियां भी अंकित करने लगे। जैसे कि आज का रुपया देखा है तो उसमें सन वगैरह लिखा होता है। तो ऐसे ही यूनानी इन्होंने क्या है, सिक्कों पर अपने डेट और लेख भी लिखाने लग गए थे। वो ये भी थोड़ी सी एक बात रख लेना है। यूनानियों ने टाइमिंग लिखना चालू कर दिया था और यूनान के जो सिक्के मिले थे ये बेराट यानी जयपुर के आसपास से ये सिक्के मिले थे। इसके अलावा नगरी चित्तौड़गढ़ से भी इस प्रकार के सिक्के देखने को मिले हैं जिनपे कोई डेट अंकित है, लेख भी लिखे हुए हैं और डेट भी अंकित है। इसके अलावा बुक्स का नाम मैंने बता दिया। अध्ययन किसने किया था? केब ने। और इसकी पुस्तक का क्या नाम है? द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में जो सबसे पहले मुद्राएं जारी की थी वो थी चौहान वंश। अजमेर की जो चौहान वंश है इनके द्वारा मुद्राएं जारी की गई थी। इन मुद्राओं में जैसे अभी मैंने बताया था कि धातुएं हैं 3। अब 3 धातुओं को क्या क्या नाम दिया गया इसमें, यानी कि ये धातुएं यदि तांबे की थी तो द्रम या विशोपक नाम दिया था। चांदी के सिक्कों को रूपक नाम दिया गया और सोने के सिक्कों को दिनार नाम दिया गया। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो दिनार है वो किस धातु की थी? तो सोने की। रूपक है वो किस धातु का था? तो वो चांदी का। द्रम या विशोपक है वो किस धातु का है? तो वो है तांबे का। किन्होंने जारी किए थे सबसे पहले? चौहान वंश ने जारी किए थे। तो ये भी एक छोटी सी बात है, आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ी सी मुगलों से संबंधित हम बात कर लेते हैं कि मुगलों के जयपुर से संबंध अच्छे थे। शुरुआत में ही भारमल, भगवंत दास, बांचे के इनसे संबंधित, क्योंकि उन्होंने वैवाहिक संबंध भी इसमें स्थापित किए थे, मुगलों से अच्छी खासी दोस्ती थी। तो मुगलों ने भी राजस्थान में सिक्के जारी करवाए थे और उन सिक्कों को एलची सिक्के नाम से जानते हैं। क्योंकि आमेर से या जयपुर के कछवा वंश से अच्छे संबंध थे तो उन्होंने इनको परमिशन दे दी थी कि आप अपनी खुद की टकसाल लगा सकते हो। तो सबसे पहले जो टकसाल खोलने की अनुमति मिली थी या सबसे पहले जो टकसाल खुली थी वो आमेर में कछवा वंश के द्वारा खोली गई थी और आमेर में ये टकसाल खोली गई थी। अब जैसे भारत के संदर्भ में तो हमने बता दिया कि इंडो यवन ने 8 सिक्के जारी किए थे। तो ये 8 सिक्के जो चांदी के होते थे राजस्थान में कौन से स्थान पर सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं? तो टोंक में एक जगह पड़ती है रेड। तो सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के 3075 चांदी के आहत मुद्राएं, जिनको आहत मुद्राएं कहते हैं, ये रेड टॉक में प्राप्त हुए थे। ये राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार है। इतिहासकार ने इनको धरण या पण के नाम से कहा गया है। आहत सिक्के हैं, पंचमार सिक्के भी जिनको कह सकते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ मिले थे? रेड टोंक में मिले थे। कितने मिले थे? 3075 चांदी के सिक्के मिले थे। अब यही जगह नहीं है कि टोंक में नहीं है, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में भी ये सिक्के मिले थे। जैसे कि टोंक में नगर
नगर में भी ये सिक्के मिले थे। टोंक से इधर चले जाओ आप जयपुर की तरफ तो विराट और सांभर में ये सिक्के मिल जाते हैं। इसके अलावा इधर दक्षिण की तरफ चले जाओ तो चित्तौड़ के आसपास के इलाके यानी नगरी में भी ये पंचमार्क सिक्के या आज सिक्के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा तांबे के सिक्के भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। ये तो चांदी के सिक्के हैं। तांबे के सिक्के भी हमें नगर टोंक से प्राप्त होते हैं। 6000 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे और ये सिक्के मालव गण से संबंधित सिक्के हैं जिनकी खोज कार्लाइल के द्वारा, जो कि एक पुरातत्व व्यक्ति थे जिन्होंने पुरातत्व का सर्वेक्षण कार्य किया था, कार्लाइल, एसीएल कार्लाइल। तो इनको ये सिक्के प्राप्त हुए थे और ये छोटे छोटे से सिक्के थे, वजन भी इनका कम था और आकृति में भी ये छोटे सिक्के थे। चांदी पढ़ लिया, सोना पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं सोने के सिक्कों के बारे में। चांदी, तांबा और सोना। सोने के सबसे ज्यादा सिक्के गुप्त काल के हैं, यानी गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करवाए थे। राजस्थान में बयाना में एक जगह पड़ती है नगला छैल। नगला छैल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के देखने को मिले हैं। गुप्त कालीन ये सिक्के थे। 1821 सिक्के प्राप्त हुए थे। गुप्त काल से संबंधित ये सिक्के कहाँ मिले थे? नगला छैल, जो कि बयाना भरतपुर में एक छोटा सा स्थान है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो तीनों ही बातें, चांदी की आज सिक्के कहां से प्राप्त मिले थे? रेड टोंक से, सोने के बयाना भरतपुर से और तांबे के नगर टोंक से। तो तीनों ही बातें आपको यहां ध्यान रखनी है। ब्रिटिश काल में भी चांदी के सिक्के प्रचलित थे। टकसाल के बारे में जब प्रश्न आए तो 2 टकसालों के नाम याद में रखना है। एक तो जयपुर की टकसाल, जो कि सबसे पहली टकसाल थी, मुगलों ने इनको परमिशन दे दी थी क्योंकि अच्छे से संबंध थे इनके मुगलों से। इसके अलावा जोधपुर की टकसाल का नाम भी आपको ध्यान में रखना है और ये टकसाल चांदी की टकसाल होती थी। किसकी टकसाल है ये? चांदी के सिक्के यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये भी टकसाल है, विश्व प्रसिद्ध टकसाल है जोधपुर की टकसाल। अब एक सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ में पड़ती है, रंगमहल। यहां से भी हमको कुछ सिक्के देखने को मिलते हैं जिनको मुरंड कहा गया और ये कुषाण वंश से संबंधित तांबे के सिक्के मिले थे। रंगमहल में किस प्रकार के सिक्के मिले थे? तांबे के सिक्के मिले थे और ये तांबे के सिक्के कुषाण के समय के, कुषाण जब शासन करते थे उस समय के ये सिक्के हैं। और 105 सिक्के हमें रंगमहल सभ्यता से देखने को मिलते हैं और जिनको मुरंड के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिक्के हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो पुरानी सभ्यता है मेवाड़, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्के चलते थे। वैसे तो राजा महाराजाओं ने भी अपने नाम से सिक्के जारी करवा दिए थे, लेकिन सबसे पहले जो सिक्का है गुहिल शासकों ने चलवाए थे। वैसे तो चौहानों के ने चलवाए थे, लेकिन मेवाड़ की बात कर रहे हैं हम। मेवाड़ में गुहिल वंश ने, जो बप्पा रावल थे, इन्होंने भी चलवाए थे। बप्पा रावल ने तो सोने का सिक्का चलवाया था। इसके अलावा मेवाड़ में एक प्रसिद्ध मुद्रा है गधिया मुद्रा। ऐसा माना जाता है कि इस पर जो चित्र बन रहा है, गधे की आकृति का कोई चित्र बन रहा है, इसके कारण से इसको गधिया मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। सोने का सिक्का किसने चलाया था? बप्पा ने। और जो मेवाड़ की स्थापना करने वाले थे, इन्होंने चलाया था तांबे का सिक्का। और इस तांबे के सिक्के पर इन्होंने गुहिलपति लिखा दिया था, यानी कि ये लेख युक्त ये सिक्के थे। और ऐसा बताया जाता है कि इनका जो वजन था 115 ग्राम था। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के जारी किए थे, कुंभा ने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
सोने के किसने जारी किए थे, तांबे और चांदी के किसने जारी किए थे। तो सोने के सिक्के बप्पा रावल ने जारी किए थे और चांदी या तांबे के सिक्के राणा कुंभा ने जारी किए थे। वैसे तो तांबे के सिक्के गोहिल ने भी जारी कर दिए थे। तो तीनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। गदिया सिक्के का भी यहाँ पे प्रचलन देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट सिक्के, रियासत और सिक्के। देखा जाए तो रियासतों में राजा महाराजाओं ने अपने नाम से भी सिक्के जारी करवाए थे। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जैसे कोई मेवाड़ है तो मेवाड़ के आसपास के इलाकों में भी वहाँ पे कुछ एक मुद्राएं ऐसी होंगी जो आसपास के क्षेत्रों में भी प्रचलित होंगी। तो कुछ सिक्के दो जगह भी यहाँ देखने को मिलते हैं, तो इससे इतना कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये सिक्के तो भाई उस रियासत में चलते थे, ये दूसरी रियासत में कैसे आ गए थे। क्योंकि गदिया प्रकार के जो सिक्के हैं राजस्थान के अधिकतर रियासतों में प्रचलित थे। तो ये भी एक बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेवाड़ में कौन कौन से सिक्के चलते थे। तो जैसे मेवाड़ का जो इलाका था, जो चित्तौड़ भीलवाड़ा के आसपास, उदयपुर इसके आसपास का इलाका था, तो स्टेट के नाम से ही ध्यान में रख, ये रियासत के नाम से ही ध्यान में रख लेना कि चित्तौड़ है तो चित्तौड़ी, भीलवाड़ा है तो भिलाड़ी, उदयपुर है तो उदयपुरी। इस प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपको याद में रखना है वो आपको ये याद रखना है कि ढींगला प्रकार का सिक्का भी यहाँ चलता था, और एक त्रिशूलिया, कौन सा, त्रिशूलिया, त्रिशूलिया सिक्का भी यहाँ चलता था। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, त्रिशूलिया, ढींगला, त्रिशूलिया, भिलाड़ी तो हम बता ही चुके हैं। गदिया प्रकार का सिक्का अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, और ये कैसे थे, तांबे के सिक्के थे। इसके अलावा जो राजा महाराजा जैसे स्वरूप सिंह जी हुए थे मेवाड़ में, स्वरूप सिंह जी ने यहाँ पे अपने नाम से एक सिक्का जारी किया था, स्वरूप शाही सिक्का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्वरूप शाही सिक्का। और इन्होंने चांदौड़ी भी, चांदी की जो सिक्का है जिनको चांदौड़ी कहा था, तो ये भी इन्होंने जारी किया था। एलची सिक्का मुगलों ने जारी किया था। अभी मैंने पहले बता चुके हैं कि अकबर के द्वारा कौन से सिक्के जारी किए गए थे राजस्थान में, वो है एलची सिक्के। दूसरी जो रियासत है ये है जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत में विजयशाही, भीमशाही, गजशाही और लल्लूलिया, ये चार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। नाम ध्यान में रखना है, क्या क्या नाम है, विजयशाही, भीमशाही, गजशाही और लल्लूलिया। तो अधिकतर ये जो सिक्के हैं राजा महाराजाओं के सिक्के हैं, इन्होंने अपने नाम से ही, जैसे विजय सिंह है तो इन्होंने विजयशाही, भीम सिंह है तो इन्होंने भीमशाही, गज सिंह है तो इन्होंने गजशाही, तो अपने नाम से ही इन्होंने सिक्के जारी करवा दिए थे जोधपुर रियासत में। इसके अलावा गदिया सिक्का भी यहाँ पे प्रचलित था, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि अधिकतर सिक्के जो हैं अधिकतर रियासतों में गदिया चलते ही चलते हैं। हमें वो सिक्कों को नाम ध्यान में रखने हैं जो कि उस क्षेत्र को या उस रियासत को स्पेशल बनाते हैं। तो विजयशाही, भीमशाही, गजशाही और लल्लूलिया, ये चारे सिक्के आपको ध्यान में रख लेने हैं। जयपुर में सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, झाड़शाही सिक्का, कि ऐसे सिक्का जिसपे झाड़ का चित्र बन रहा है उसको झाड़शाही सिक्का कहा गया, और जयपुर में ये सिक्का चलता था। इसके अलावा मोहम्मद शाही और हाली, ये दो प्रकार के सिक्के भी आपको ध्यान में रख लेने हैं। बीकानेर में जब बात आती है तो बीकानेर में एक सिक्का चलता है गजशाही, गज सिंह के द्वारा ये सिक्का चलाया गया था। वैसे तो अभी मैंने बात की थी कि जोधपुर में भी इस प्रकार का सिक्का चलता था, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बीकानेर में जो एक स्पेशल सिक्का चलता था गजशाही, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में जो सिक्का चलता था अकेशाही, मोहम्मद शाही, ये जयपुर में भी चलता था, तो इसी के कारण से हम इसको याद नहीं रखेंगे। हम अकेशाही और डोडिया दो सिक्के हैं जो जैसलमेर में चलते थे, इनको ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से, अकेशाही और डोडिया। डूंगरपुर में जो सिक्का चलता था, देखो उदयशाही, ये मेवाड़ में भी चलता था, त्रिशूलिया ये भी मेवाड़ में, चित्तौड़ी ये भी मेवाड़ में,
तो ये जो सारे सिक्के हैं मेवाड़ के ही सिक्के हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है डूंगरपुर के लिए वो है सालिम शाही। तो सालिम शाही सिक्कों के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि जो डूंगरपुर में सिक्के चलते थे वो सालिम शाही सिक्के चलते थे। बाकी सिक्के तो और भी चलते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपको सालिम शाही और उदय शाही भी आपको याद में रख लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बूंदी, बूंदी के सिक्के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनके यूनिक नाम है। बूंदी के सिक्कों के यूनिक नाम है क्योंकि ये सिक्के अन्य जगह पर कम ही मिलते हैं, जैसे कि रामशाही, कटार शाही, चेहरे शाही, पुराना रुपया और 11 सना। पुराना रुपया को याद मत रखो, ये 4 नाम आपको ध्यान में रख लेने हैं। रामशाही, कटार शाही, चेहरे शाही, 11 सना। ये कहाँ चलते थे? बूंदी में चलते थे। अगले जो सिक्के हैं ये करौली में, करौली में माणक शाही, माणक शाही सिक्के चलते थे करौली में। धौलपुर में कई बार पूछा जा चुका है धौलपुर का, क्योंकि यूनिक नाम है तमंचा शाही। अलवर में यूनिक नाम आपको ढूंढना है राबशाही। अकेशाही तो हम जैसलमेर में पढ़ चुके हैं, तो राबशाही सिक्का अलवर में प्रचलित है। झालावाड़ में शासक हुए थे मदन शाही, तो मदन शाही सिक्का यहाँ ध्यान में रखना है। इसके अलावा नया मदन शाही, क्योंकि इसी को रिन्यूअल करके ये सिक्का चलाया गया था, तो मदन शाही नाम आपको ध्यान में रखना है सिर्फ। इसके अलावा एक नाम और मिलता है झालावाड़ में, पृथ्वी शाही। पृथ्वी सिंह के द्वारा सिक्के चलाए गए थे, मदन सिंह के द्वारा सिक्के चलाए गए तो वो मदन शाही, पृथ्वी सिंह के सिक्के चलाए गए थे पृथ्वी शाही। यानी राजा महाराजा अपने नाम से ही ये सिक्के जारी करवा देते थे। इसके लिए हमको वहाँ का इतिहास जानने की जरूरी है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें इतिहासकारों का नाम भी आपको बता देंगे, लेकिन वहाँ पे सिक्कों की बात नहीं की जाएगी। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में 2 प्रकार के सिक्के चलते थे, सालिम शाही और लक्ष्मण शाही। सालिम सिंह जी के द्वारा ये सिक्के चलाए गए थे बांसवाड़ा में, सालिम शाही। प्रतापगढ़ में भी इस प्रकार के सिक्के चलते थे, क्योंकि मेन चीज प्रतापगढ़ के ये सिक्के हैं। प्रतापगढ़ में ही टकसाल हुआ करते थे, बांसवाड़ा में तो वही सिक्के चलते थे। इसके अलावा लक्ष्मण शाही सिक्के बांसवाड़ा के हैं। सलुम्बर में पदम शाही सिक्के चलते थे। शाहपुरा में सदिया, माधो शाही, चित्तौड़ी, भिलाड़ी, क्योंकि शाहपुरा भीलवाड़ा का इलाका है, तो मैंने बताया था। मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में भी मेवाड़ के सिक्के चलते थे। प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में जैसे कि अभी मैंने बताया था सालिम शाही सिक्का, जो कि सालिम सिंह के द्वारा चलाया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना प्रतापगढ़ वाले सिक्के को। सालिम शाही और आलम शाही भी इसको कहा जाता है, तो दोनों ही नाम आपको ध्यान में रखना है। किशनगढ़ एक रियासत थी जो कि बनी ठंडी के नाम से प्रसिद्ध है। बनी ठंडी एक पेंटिंग हुआ करती थी किशनगढ़ के। यहाँ शाह आलमी नाम का सिक्का जारी करता था, ये भी छोटी सी बात है, आपको ध्यान में रख लेनी। कोटा में मदन शाही ऊपर भी है, तो इसलिए इसको कम ही याद रखना है। इसके अलावा गुमान शाही इसको यूनिक बनाता है, तो गुमान शाही जो सिक्का है ये कोटा में प्रचलित था। सिरोही में बिलाड़ी, वही मेवाड़ वाला। एक इंपोर्टेंट है वो है डब्बू शाही सिक्का, ये सिरोही में प्रचलित था। पाली में विजय शाही। एक बात सिरोही से संबंधित आपको ये ध्यान में रखनी है कि सिरोही में कोई भी टकसाल नहीं थी, तो टकसाल नहीं है तो ये आसपास के क्षेत्रों के ही सिक्के यहाँ पे प्रचलित होंगे। तो ये भिलाड़ी कौन सा है? मेवाड़ वाला सिक्का है, मेवाड़ का। और डब्बू शाही जो सिक्का है ये कहाँ का है? ये मारवाड़ का है। तो दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, ये तो मेवाड़ वाला सिक्का और ये मारवाड़ वाला सिक्का, ये सिक्के ही सिरोही में चलते थे। इसके अलावा पाली में एक सिक्का चलता था विजय शाही, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नागौर में अमर शाही, क्योंकि अमर सिंह जी हुए थे, तो अमर सिंह जी के नाम से आप ध्यान में रख सकते हो अमर शाही सिक्का। तो ये थे तो ये सिक्कों के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें।
अब बात कर लेते हैं पुरालेखीय स्रोत, जिनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है अपने इस सिलेबस का राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें हमने इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत देख लिए हैं और सभ्यताएं बस रह गई हैं, तो इनके बारे में भी एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। पुरालेखीय स्रोत जैसे कि मैंने बताया था कि जिसमें खाता बहिया आती है, जिसमें हमें उस समय के जो आर्थिक व्यवस्था थी, क्योंकि कोई भी राजकाज के कार्य हैं वो ऐसे बरबली तो नहीं चला जाता है, उनका लेखा जोखा रखना पड़ता है। तो लेखा जोखा रखने के लिए जो खाता बहिया तैयार की जाती है, तो उनको भी स्पेशल नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि हकीकत बही। अब हकीकत बही में राजा महाराजा जो भी दिन भर के कार्य करता था, उनका उल्लेख इस हकीकत बही में देखने को मिलता है। दूसरा है हुकूमत बही। हकीकत बही और हुकूमत बही दोनों ही अलग अलग बही हैं। हुकूमत क्या है, राजा की हुकूमत रहती थी, जो राजा के जो आदेश वगैरह कोई भी जो ऑर्डर निकालता था, तो उसको भी लिख करके उन बहियों में अटैच कर देते थे। जो भी आदेश, भाई आज आपको मैं ये घोषणा करता हूँ, ये आपका टैक्स इतने से इतने % हो जाएगा, लाग बाग कर से इनसे ही संबंधित ये आदेश हुआ करते थे कि, तो उनको अटैच कर देते थे हुकूमत बही में। दोनों ही बहियाँ आपको ध्यान में रखनी है। हकीकत बही जिसमें राजा की दिनचर्या का उल्लेख मिलता है, और हुकूमत बही राजा के आदेशों की नकल देखने को मिलती है। इसके अलावा एक बही और है कामठाना बही, जिसमें भवन और दुर्ग निर्माण की जानकारी मिलती है। मुझे याद है कि एक बार ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कामठाना बही से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कामठा ये क्या है, टैक्स है, तो इससे भी आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई कहीं ये टैक्स से संबंधित तो कुछ नहीं है, लेकिन कामठाना बही भवन और दुर्ग निर्माण से संबंधित ये बही है। तो तीनों बहियां आपको ध्यान में रखनी है। हुकूमत बही, हकीकत बही, हुकूमत तो राजा महाराजा के आदेश इनकी कॉपी है। हकीकत बही राजा दिन भर क्या करेगा उसकी दिनचर्या का उल्लेख है, और कामठाना बही भवन और दुर्ग निर्माण से संबंधित है। तो ये थे प्रमुख पॉइंट या प्रमुख टॉपिक जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, जिसमें मैंने ताम्रपत्र जो कि दान पुण्यों से संबंधित है, दूसरा मैंने सिक्के जो वहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का परिचय देते हैं, और तीसरा हमने बहियों के बारे में देख लिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।